हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। आपके अपने चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। हमारे एमएनएस वॉरियर्स जो अभी तक बहुत टेंशन में थे कि पेपर कब होगा, डेट कब आएगी, कैसे पेपर होना है, उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ आज आई है कि एग्ज़ाम डेट फाइनलाइज कर दी है इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी की तरफ से एग्ज़ाम डेट को फाइनल कर दिया गया है। उनके रजिस्टर्ड नंबर पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका एमएनएस 2020 एग्ज़ाम होने वाला है 11 सितंबर को। यस, so date for the written examination of MNS 2020 has been decided and which is 11 सितंबर। यानी हमारे एग्ज़ाम कब है? 11 सितंबर को। 11 सितंबर 2020 इज़ गोइंग टू डिसाइड योर करियर। यानी 11 सितंबर 2020 वो डेट है जो हमारा करियर डिसाइड करेगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ामिनेशन के लिए हमारे बहुत सारे एमएनएस वॉरियर्स रिटन एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ हमारे इंटरव्यू में हमारे साथ आगे जाएंगे और कुछ वहीं पर रुक जाएंगे। लेकिन आगे जाने वालों के साथ तो सभी हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स हमारे रुक जाएंगे यानी जिनका रिटन एग्ज़ामिनेशन क्लियर नहीं होगा, उन्हें भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है। 2021 में फिर रिटन एग्ज़ाम में आएगा, फिर से सारे प्रोसीजर होंगे। तो ये वो डेट नहीं है जो सब कुछ डिसाइड करेगी। हालांकि दिस इज़ द बिग डेट, बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। हमारे एमएनएस वॉरियर्स काफ़ी टाइम से इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस डेट। हम सब इसके लिए बहुत उत्सुक थे कि डेट नहीं आ रही है और अब डेट आ चुकी है। बहुत बड़ा दिन है हमारे एमएनएस वॉरियर्स के लिए। लेकिन वो कैंडिडेट्स जो यहाँ पर रुकने वाले हैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि एक डेट, एक एग्ज़ाम हमारा फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं करता। रिज़ल्ट हमेशा दो ही आते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो हम पास होते हैं या तो फेल। पास होते हैं तो हम अगले की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, और फेल होते हैं तो हमारी ज़िंदगी वहाँ पे रुकती नहीं है। हमें उसके लिए आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। हम कभी भी ज़िंदगी में हारते नहीं हैं। हम या तो जीतते हैं या कुछ सीखते हैं। तो हार जैसा कोई शब्द हमारी लाइफ में नहीं होता। या तो हम जीतेंगे यानी रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, या तो हम कुछ सीखेंगे यानी हम अपनी गलतियों को ऑब्ज़र्व करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारे वीक पॉइंट्स अभी भी बाकी हैं। हम एनालिसिस करेंगे कि अभी भी हमें कहाँ कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। उन पॉइंट्स पे काम करेंगे, नए जोश के साथ तैयारी करेंगे, और जो भी एग्ज़ाम हमारा नई जो डेट आएगी 2021 के लिए, उसमें फिर से अपना 101% देके यानी फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ के फिर से रिटन एग्ज़ामिनेशन देंगे और इस बार ज़रूर उसे क्लियर करेंगे। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। हर वो कैंडिडेट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट अभी से, जो 11 सितंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारे एमएनएस वॉरियर्स बहुत ब्रेव हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वाले हैं और वो किसी भी चीज़ से घबराएंगे नहीं। अच्छा, ऐसे टाइम में जब आपका ये एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इस चीज़ के लिए परेशान होने की। एक आप स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे और हमारे साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। ओके एमएनएस वॉरियर्स, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन अभी से। चलिए, आज हम रिवाइज़ करेंगे केमिस्ट्री एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि आज हम फिर से केमिस्ट्री रिवाइज़ करने वाले हैं। केमिस्ट्री में हमने बहुत कुछ रिवाइज़ कर लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, पीरियोडिक ट्रेंड उनकी प्रॉपर्टीज़ में देखा। आज हम क्वांटम नंबर्स रिवाइज़ करेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कैसे डिसाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ क्वांटम नंबर से रिलेटेड एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। उसके साथ आफबाउ प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, ये सारे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हम आज के वीडियो लेक्चर में डिसाइड करेंगे, पढ़ेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अब हर आने वाला वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद है ना, डेट आ चुकी है। तो एक भी लेक्चर मत मिस करिए, हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अब तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप हमारे साथ सबसे पहले प्रिपरेशन करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आहबाउ प्रिंसिपल के साथ। आहबाउ का मीनिंग हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, आज फिर डिस्कस कर लेते हैं कि आहबाउ क्या थे। आहबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। आई एम रिपीटिंग, आहबाउ इज़ नॉट द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट, यानी आहबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। मीनिंग ऑफ आहबाउ इज़ टू बिल्ड और टू कंस्ट्रक्ट, यानी आहबाउ का मीनिंग क्या है, टू बिल्ड या फिर टू कंस्ट्रक्ट, बनाना किसी चीज़ को डेवलप करना। आहबाउ की हेल्प से, आहबाउ रूल की हेल्प से हम किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, कम एनर्जी वाले शेल में। उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन एक एक करके अपर एनर्जी शेल में जाता है, एंट्री लेता जाता है। इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में, उसके जो सेल्स होते हैं एटम में, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। इसी अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। अच्छा, ये बात हो गई। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले, उसको जानने से पहले बात कर लेते हैं। दिस इज़ योर न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के चारों ओर आपकी शेल्स थी, ठीक है। शेल्स की नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, के जो सबसे पहले शेल्स की नेमिंग है, जैसे दिस इज़ योर न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। सबसे पहले वाली सेल न्यूक्लियस के पर के, उसके बाद एल, एम, यहाँ पे एन होगी एंड सो ऑन। यानी शेल्स की नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, के, एल, एम, एन। ये आपकी शेल्स की नेमिंग का क्राइटेरिया रहता है। यानी न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इनकी नेमिंग का क्राइटेरिया क्या रहता है, के, एल, एम, एन। इस तरीके से इनकी नेमिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। आप इसको नंबरिंग करना चाहें तो k = 1, l = 2, यानी सबसे पहली कौन सी शेल होती है, के शेल होती है, और इसके बाद ऐसे नंबरिंग सो ऑन स्टार्ट रहती है, ठीक है। ये होती शेल। इसके बाद एक शेल में कई सब शेल्स होती हैं, ठीक है। S, P, D, F आपकी सब शेल हैं। S, P, D, F आपकी सब शेल हैं। शेल के अंदर होंगी सब शेल, और इन सब शेल के अंदर होते हैं आपके ऑर्बिटल्स, ठीक है। शेल्स के अंदर सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक। इज़ दैट क्लियर। शेल्स के अंदर सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। यानी in every cell there are so many subcells, and in subcells there are so many orbitals. The maximum number of electrons which can be present in one orbital is 2. यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हमारे रह सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। यानी ऑपोजिट स्पिन के साथ एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं हमारे। ये हमने शेल्स की बात कर ली, सब शेल की बात कर ली, ऑर्बिटल की बात कर ली, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसकी बात कर ली। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अच्छा, एक चीज़ आपको और याद रखने वाली बात है, 2n², ठीक है। व्हाट इज़ द 2n²? ये क्या है हमारा, दिस इज़ द नंबर ऑफ maximum electrons which can be present in any shell। ध्यान रखिएगा, 2n² is the number of maximum number of electrons which can be present in any shell। यानी एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n² के बराबर। सपोज हम पहली शेल की बात कर रहे हैं, यानी n = 1, तो मैक्सिमम कितने हुए भाई,
2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में रहेंगे, ठीक है। फिर अगर हम n इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो 2 इंटू 4 दूसरी शेल में कितने भाई 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फिर अगर हम n इक्वल्स टू 3 लेते हैं तो 2 इंटू 9 यानी 18, ठीक है। यानी तीसरी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 18, यानी 2n स्क्वायर क्या है, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी प्रेजेंट इन एनी शेल। एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम नंबर विच इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, ठीक। अब n इक्वल्स टू 1 यानी पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 2, दूसरी शेल में कितने आ गए 8, तीसरी शेल में कितने आ गए 18। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेल्स में रह सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट टिल हेयर, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर, वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन इन अनदर सेक्शन ऑफ द वीडियो। तो कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बात कर ली हमने, सब कुछ डिस्कस कर लिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल भी देख लिए। आप क्या करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ना कुछ SPDF की। आइए बात करते हैं बच्चों। पहली शेल में सिर्फ आपका S सब शेल होगी, ठीक है। यानी अगर n इक्वल्स टू 1 तो पहली शेल में आपकी कौन सी सिर्फ सब शेल है S है। अगर n इक्वल्स टू 2 हुआ तो आपकी S और P भी आ जाती हैं, ठीक है। n इक्वल्स टू 3 होता है तो S P D भी आ गई, और n इक्वल्स टू 4 होता है तो S P D F भी आ गए, ठीक है। यानी n इक्वल्स टू 1 में सिर्फ एक सब शेल S रही, n इक्वल्स टू 2 में S और P भी आ गए, n इक्वल्स टू 3 में S P D भी आ गए, n इक्वल्स टू 4 में S P D F आ गए, और n इक्वल्स टू 5 में भी ये सारे आगे कंटिन्यू होते जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई। S सब शेल में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, और यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, आप भी हमने बात की थी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट विद ऑपोजिट स्पिन। तो S सब शेल में एक ऑर्बिटल विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। P वाले में क्या होता है, जो आपकी P सब शेल है उसमें क्या होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो इफ़ ऑर्बिटल नंबर इज 3 तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी प्रेजेंट इन P सब शेल इज 6, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इन ईच ऑर्बिटल, यानी P में कितने ऑर्बिटल हुए आपके 3। इसके बाद D की बात करें तो इसमें होते हैं 5 ऑर्बिटल, 1 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। D में कितने ऑर्बिटल हुए आपके 5 ऑर्बिटल हुए। यहाँ कितने आपके रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। S वाले में कितना ऑर्बिटल था एक ऑर्बिटल, P वाले में कितने ऑर्बिटल थे 3 ऑर्बिटल्स, D वाले में कितने आ गए 5 ऑर्बिटल्स। अब F वाला बाकी है, तो F वाले में कितने होंगे भाई 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी F वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 14, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये हो गया। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि हर एक ऑर्बिटल्स, हर एक सेप्शल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, जब इलेक्ट्रॉन आपके फिल होते हैं इन ऑर्बिटल्स में, तो जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं सबसे पहले उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है। दैट्स वाई अगर यहाँ पे 5 सबशेल हम दिखा रहे थे, 5 ऑर्बिटल दिखा रहे थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर हम इसको F ऑर्बिटल, एक F सबशेल के ऑर्बिटल्स मान लें 7,
तो सबसे पहले क्या होंगे, हर एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स में क्या होता है, जब आपको फर्दर इलेक्ट्रॉन्स इसी सबशेल में आने होते हैं तब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होती है। आपको ध्यान रखना है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक हर एक वेकेंट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। अब यहाँ पे F में F5 का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा, यानी हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब आपको भरना है 6 इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन आना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, यहाँ पे विद डिफरेंट स्पिन, ऑपोजिट होगी स्पिन इसकी। पहले वाले की स्पिन अगर ऊपर थी तो दूसरे वाले की नीचे। फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे वैसे वैसे पेयरिंग होती जाएगी, ठीक है। ये बेसिक रूल आपको याद ध्यान रखना था। ये यहाँ तक बेसिक रूल थे कि S वाले में 1 ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन, P वाले में 3 ऑर्बिटल तो 6 इलेक्ट्रॉन, D वाले में 5 ऑर्बिटल तो 10 इलेक्ट्रॉन, F वाले में 7 ऑर्बिटल्स टू 14 इलेक्ट्रॉन। ये ऐसा क्यों था, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते थे विद ऑपोजिट स्पिन। तो टेक अ स्क्रीनशॉट टिल हियर, make your own notes, give it a very quick revision. I'll be back with some another section. ठीक है बच्चों, ऑर्बिटल पढ़ लिए, कितने ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन पढ़ लिए। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएं। सबसे पहले हमने क्या कहा था, फर्स्ट शेल में केवल एक एस ही रहता है, ठीक है। फिर दूसरी एस भी तो आएगी, 2 थे, एस था और 2p था, ठीक है। तीसरी शेल आ गई 3s 3p 3d, ठीक है। अभी 4 ले आते हैं, 4s 4p 4d 4f। बस आगे भी तो बढ़ना है भाई, बहुत सारे सेल्स होती हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। 5s 5p 5d 5f, ठीक है। 6s आ जाएं, 6x 6p 6d 6f, ओके। आ गए यहाँ पे। अब क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं उनमें क्या होता है, कम जितना ज़्यादा पास में होगा ना एनर्जी लेवल उतना कम होगा। जैसे जैसे शेल्स बढ़ते हैं एनर्जी बढ़ती जाती। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं वो सबसे छोटी वाली शेल में यानी पहली वाली शेल में एंटर करते हैं, सबसे कम एनर्जी लेवल में एंटर करते हैं। फिर एनर्जी बढ़ने के साथ साथ आगे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे पहले किस शेल का लिखेंगे, 1s का, ठीक है ना बच्चों, ओके। अब आपको ध्यान रखना है कि कितने शेल, एस में कितने आ रहे थे भाई, 2 आ रहे थे, पी में कितने आ रहे थे, 6 आ रहे थे, डी में कितने आ रहे थे, 10 आ रहे थे, और एफ में कितने आ रहे थे, 14 आ रहे थे। अब ध्यान रखना है, सपोज़ हमें एक नंबर दिया गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके एटॉमिक नंबर भी 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हुए आपको लिखना है इसका कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से आप स्लाइड से काटना शुरू करो इसको, ठीक है। सबसे पहले 1s पे आए, अरे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं भाई, 2, क्यों, क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 2 था 2 यहाँ पे भर गए, पूरा ये कॉन्फ़िगरेशन इसका तैयार हो गया 1s2 का। अब 3 वाले की बात कर लें, 3 वाले पे आ जाओ। सबसे पहले क्या भरा, 1s भरा, ठीक है। फिर क्या भरेगा, 2s भरेगा, 2s में फिलिंग स्टार्ट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो 3 एटॉमिक नंबर जिसका होगा 1s2 2s। अभी हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी s के ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। पेयरिंग कहीं नहीं हुई, अभी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 1s2 2s1। पहली शेल हमारी पूरी भर गई, दूसरे के s सब शेल का पहला ऑर्बिटल में s सब शेल के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आया है। अब 4th वाले की बात कर लें, अगर एटॉमिक नंबर 4th है तो क्या होगा भाई, फिर से यहाँ से काटो 1 2, ठीक है। यानी 1s2 आ गया, पहली शेल कंप्लीट, 2s
अब s वाले में कितने ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते थे? 2, यानी 2s2। फोर्थ वाला भर गया, यानी s ऑर्बिटल सेकेंड शेल की या s सब शेल भी भर गए, उसका s ऑर्बिटल भी भर गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 5 वाले की बात कर लेते हैं। देखो फिर से काटो, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब कहाँ पे आना है हमको? p पे आना है, ठीक है। 1s2 2s2 2p1, चाहो तो काउंट करते जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 2 4 + 1 5, ठीक है। अब 6 की बात कर लें। ये 2p वाला जो हमारी सब शेल है, 2 सेकेंड शेल की p सब शेल तब तक भर सकती है जब तक इसमें हर एक ऑर्बिटल, भाई p में 3 ऑर्बिटल होते थे, 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, तो जब तक ये 2p6 नहीं हो जाएगा तब तक p सब शेल ही भरती जाएगी। यानी फिर से 1s2 2s2 2p2, काउंट करो, 2 + 2 + 2 6, 7 वाले आ जाओ, 1s2 2s2 2p3, 2 + 2 4 + 3 7, 8 वाला आ जाओ, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। 10 वाले की बात कर लो, 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए? 6 हो गए। देखो p ऑर्बिटल भर गया पूरा। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे p में, p की सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे, 3 ऑर्बिटल होते थे, भर गया पूरा, यानी कंप्लीट हो गई हमारी दूसरी शेल भी। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एंटर करेंगे? तीसरे शेल में, ठीक है। 2 भरने के बाद अब कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करने वाले हैं? तीसरे में। यानी अब हम बात करने वाले एटॉमिक नंबर 11 की। देखो पहले तो यही भरेगा, यहाँ से फिर से 1s1 1s2 2s2 2p6 कॉमन रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया हमें आगे वाली शेल्स खाली थोड़ा छोड़नी है। 2p6। अब जो 11th इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ एंटर करेगा? यहाँ से होता हुआ 3s की 3 शेल की थर्ड शेल की s सब शेल में के ऑर्बिटल में, थर्ड शेल की s सब शेल के ऑर्बिटल में, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3s1, ठीक है। अब 12th में आ जाओ, 12 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। क्यों? क्योंकि s सब शेल में एक ऑर्बिटल था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट हेयर 2। तो अब यहाँ पे s सब शेल पूरी, इसके ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल होता है, 2 आ गए, यहाँ पे कंप्लीट भर गई, ठीक है। इसके बाद जब आपके पास 13 आएगा तो 13 में यहाँ से काट दिया था हमने, फिर यहाँ से आओ p6 3p में एंट्री होगी इलेक्ट्रॉन्स की, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब 3p1 से लेकर जब तक 3p6 नहीं हो जाएगा, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, जब तक 3p6 नहीं हो जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरते रहेंगे? 3p में, ठीक है। 3p में इलेक्ट्रॉन्स भरते रहते हैं। 16 देख लेते हैं एक बार। 16 में क्या आता है एटॉमिक नंबर में? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। काउंट करो भाई जल्दी से, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 2 4 6 10, ठीक है। 2 2 4 6 10 2 12, यानी यहाँ पे 4 3p4। 16 में हमारे कितने आ रहे हैं? 2 2 4 2 6, और यहाँ पे 12 और 4 16। 16 में अभी 3p6 ही तक भरा है, यानी 18 की बात कर लो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। जब एटॉमिक नंबर 18 पहुँचा तब 3p6 तक p सारी सबशेल्स यहाँ पे थर्ड सेल की p सबशेल भर गई। अब हमें आगे बढ़ना है। हम डायगोनल काट रहे थे ना भाई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो डायगोनल काटने में 3p के बाद क्या मिल रहा है हमें? 4s, यानी 3p के फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं 4s में, ना कि 3d में, ठीक है।
3p के फिल होने के बाद डायगनली हम कट कर रहे थे ना, तो देखो 3p के फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 4s में, ना कि 3d में। और जब ये 20 हो जाएगा, ठीक है, इसी को अगर हम 20 कर दें तो फिर से इलेक्ट्रॉन फिलिंग देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे आ गया 4s2। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 2 4 6 10 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट क्या था, 4s2, ठीक है, लास्ट क्या था 4s2। अब हमारे पास 21 वाला है, ठीक है, क्या है हमारे पास 21 वाला। तो देखो हम डायगनली कट कर रहे थे, अब डायगनली इसके नीचे तो कुछ है नहीं, फिर से हमें यहाँ आना पड़ेगा। अब जो 21 वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, 3d में, यानी 3d से पहले किसकी फिलिंग होती है, 4s की। आप कहाँ पे जाएगा, 3d में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d1। और d में हमें आने कितने ऑर्बिटल्स होते थे, 5 ऑर्बिटल्स होते थे। 5 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते थे। तो जब तक ये 3d 10 नहीं हो जाएगा तब तक थर्ड शेल का d और सब शेल बढ़ता जाएगा। Take a screenshot, make your own note, be quick. If you are having any doubt, you can share your doubt in the comment section. देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखना आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का, ठीक है। तो जो हम SPDF ब्लॉक में बांटा था हमने एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन के टाइम, वो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया था, इसी के अकॉर्डिंग उन्हें हमने SPDF ब्लॉक में रखा था। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे S में, S ऑर्बिटल में एंटर कर रहा था, S सबशेल में एंटर कर रहा था, S ब्लॉक, P में करे P ब्लॉक, D में करे D ब्लॉक, F में करे F ब्लॉक, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात क्या थी, 3D से पहले 4s की फिलिंग हो रही थी, ओके, बात हो गई इतनी। क्वांटम नंबर्स पे आ जाएं जल्दी जल्दी, चलो क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं हमारे, 4, ठीक है। प्रिंसिपल, एजीम्यूथुअल, मैग्नेटिक एंड स्पिन, ठीक है। 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल, एजीम्यूथुअल, मैग्नेटिक, स्पिन। टेक ए स्क्रीनशॉट क्वांटम नंबर्स का, कौन कौन से क्वांटम नंबर्स, कितने तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, वेरी क्विक। लिख लिया, कितने तरह के क्वांटम नंबर्स हैं, 4 तरीके के, प्रिंसिपल, एजीम्यूथुअल, मैग्नेटिक एंड स्पिन, ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है कि ये क्वांटम नंबर्स क्या क्या बताते हैं। भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आपकी शेल को बताता है, एजीम्यूथुअल सब शेल को बताएगा, ठीक है। मैग्नेटिक ऑर्बिटल और स्पिन तो स्पिन को बता ही रहा है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके साइज़ को बताता है, यानी इलेक्ट्रॉन एटम के साइज़ को बताता है। एजीम्यूथुअल क्या बताता है, साइज़ के बाद आ गया आपका शेप। मैग्नेटिक बताता है ओरिएंटेशन। स्पिन तो स्पिन नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन बताता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप एटम का साइज़ डिटरमाइन कर सकते हो, एजीम्यूथुअल से शेप, मैग्नेटिक से ओरिएंटेशन, स्पिन से स्पिन। ये 4 चीज़ें जो आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है, चाहे हमारे MNS एस्पिरेंट्स हो, नीट वाले हों, NDA वाले, कोई भी, कि साइज़ आप एटम का किससे डिसाइड कर सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, शेप, एजीम्यूथुअल, ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक एंड स्पिन तो स्पिन बता ही रहा है। ऐसे याद कर लो, साइज, शेप, ओरिएंटेशन, स्पिन, प्रिंसिपल, एजीम्यूथुअल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। 4 क्वांटम नंबर्स हो गए, 4 ये होंगे। अब हम डिसाइड करेंगे कि क्वांटम नंबर्स हम लिख कैसे सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए।
ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमारी शेल को, यानी अगर आपकी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर शेल है, शेल में अगर पहली न्यूक्लियस की बात करें तो n इक्वल्स टू 1, पहली शेल की बात हो रही है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या हो गया यहाँ पे 1। ओके, अच्छा, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर्स को हम l से, स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी n के लिए l की वैल्यू 0 to n-1 होती है, ठीक है। किसी भी n के लिए l की वैल्यू यानी एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करेगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, और किसी n के लिए l की वैल्यू 0 to n-1 होती है। अगर आपका n इक्वल्स टू 1 है तो l क्या होगा 0, अगर n इक्वल्स टू 2 है तो आपका l क्या क्या होगा 0 1, क्यों भाई n-1 ही तो रखना है। अगर n इक्वल्स टू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, और अगर n इक्वल्स टू 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, ठीक है, क्लियर हो गया। मैग्नेटिक पे बढ़ जाए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या, बेसिकली आप l से फाइंड आउट कर सकते हो। किसी l के लिए, यानी अगर आपको l की वैल्यू दी जाए, यानी एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर दिया जाए, तो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हो। कैसे, किसी l की वैल्यू के लिए m कहाँ से होता है, m की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, m की वैल्यू क्या होगी -L2 प्लस l इंक्लूडिंग 0, यानी m की वैल्यू क्या होगी -L से लेकर +L तक इंक्लूडिंग 0, यानी अगर आपको l इक्वल्स टू 2 दिया जाए और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स इसके पूछे जाएं, l इक्वल्स टू 2 के लिए पॉसिबल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछे जाएं, तो आप क्या लिख सकते हो, m कैन बी, यहाँ पे m क्या हो सकता है, m कैन बी -2 -1 0 +1 एंड +2, यानी -L से लेकर +L तक इंक्लूडिंग 0। अब अगर l इक्वल्स टू आपको 3 दे दिया जाए तो m क्या क्या हो सकता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे लिख सकते हैं। अब अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखने वाली बात ये है कि एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर क्या बता रहा था सब शेल को, तो जो ये आए हैं आपके 0 1 2 3, ये किसी ना किसी सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आपका l इक्वल्स टू 0 आता है यानी s की बात हो रही है, l इक्वल्स टू 1 आ गया यानी p की बात हो रही है, ठीक है। l इक्वल्स टू 0 यानी अगर आपका l इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे s की बात हो रही है, l इक्वल्स टू 1 आ गया आपका तो यहाँ पे p की बात हो रही है, 0 1 l इक्वल्स टू 2 है तो यहाँ पे s p d की बात हो रही है, और l इक्वल्स टू 3 आ गया तो किसकी बात होगी, f सब शेल की बात होगी। ओके, यानी अगर हम एक इलेक्ट्रॉन है जो हमें n इक्वल्स टू 1 में रखना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और सपोज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 1s1, आपको 1s1 के लिए पूरा चारों हमारी स्पिन के साथ साथ चारों क्वांटम नंबर्स डिसाइड करने हैं, तो यू कैन डिसाइड इट इन अ वेरी सिंपल वे। 1s1 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, देखो मेरे साथ साथ ध्यान से देखो, यहाँ से करते हैं, ये आपका शेल नंबर था यानी n इक्वल्स टू 1, ठीक है। किसी n के लिए l की वैल्यू यानी एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर n-1 तक, यहाँ पे 1 ही है यानी l कितना आ गया 0। ओके, अब अगर किसी l के लिए यानी एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, -L से लेकर +L तक इंक्लूडिंग 0, ठीक है, यानी यहाँ पे 0 है तो ये भी कितना 0। अब स्पिन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, अच्छा स्पिन की हम यहाँ बात कर ले, स्पिन क्वांटम नंबर्स दिखाती है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है किसी ऑर्बिटल में, और ये सिर्फ 2 हो सकती हैं, यानी +½ या फिर -½ +½ और -½ से मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्पिन से है
कि ऊपर की डायरेक्शन में है या नीचे की डायरेक्शन में, बस। यहाँ पे प्लस और माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्पिन किस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, बस इससे मतलब। और वो भी कोई फिक्स नहीं होता भाई, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो प्लस और माइनस साइन से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे हम +1 सबसे पहला इलेक्ट्रॉन है, इसलिए +½ ले लेते हैं। यानी 1s1 के लिए आपने चारों क्वांटम नंबर लिख लिए, n = 1, l = 0, m = 0, s = ½ अगर यहाँ पे 1s2 होता तो भी आप लिख सकते थे, कैसे? n = 1, l कितना भाई 0, s सब शेल है 0। वैसे भी देखो जस्टिफाई कर दिया था हमने कि l = 0 यानी p आपका l = 0 था तो क्या आ रहा था, s आ रहा था। देख लो भाई यहाँ पे s है 0 आ रहा है, और किसी n के लिए l की वैल्यू n 0 से लेकर n-1, ठीक है ना। आगे 0 जस्टिफाई हो गई बात, यकीन हो गया। आगे m 0 आ गया, s। अब एक इलेक्ट्रॉन तो +1 में था, दूसरा कहाँ पे आएगा, ½ में आएगा। +½ में था, दूसरा स्पिन क्या होगा, -½ लिख ली चारों क्वांटम नंबर्स। ये होता है, इस तरह आपने अफबाउ प्रिंसिपल के साथ साथ चारों क्वांटम नंबर देखे, चारों क्वांटम नंबर कैसे फाइंड आउट करने, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो तो हम उसके लिए क्वांटम नंबर्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अभी तक आपने इतने की बात करी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा था, साइज बता रहा था। क्यों? क्योंकि हम इससे शेल डिसाइड कर रहे थे। जितनी ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, शेल नंबर उतना बढ़ता जाएगा, यानी न्यूक्लियस के बाद शेल्स उतनी बढ़ती जाएंगी और आटम का साइज उतना बढ़ता चला जाएगा। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा था, शेप। क्यों? क्योंकि भाई सब शेल डिसाइड कर रहा था एसपीडीएफ को। फिर मैग्नेटिक ओरिएंटेशन बता रहा था, और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन डिसाइड कर रहा था। टेक अ वेरी क्विक स्क्रीनशॉट, मेक योर प्रॉपर नोट्स। आई विल बी बैक विद द अदर सेक्शन ऑफ द वीडियो। ले लिया स्क्रीनशॉट, बना लिए ना नोट, साथ साथ बना रहे हैं। आगे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ लिया, क्वांटम नंबर भी पढ़ लिया। अब जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना देख लिया, क्वांटम नंबर्स देख लिए, तो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी यहीं देख लेते हैं, ठीक है। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता था कि कभी भी 4 इलेक्ट्रॉनों, एक इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर्स, या फिर ऐसे समझिए आप कि पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन आपके पास ये है, सपोज यू आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन नेम्ड A एंड अनदर इलेक्ट्रॉन नेम्ड B, तो इस A इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स यानी आपका N, L, M, S, और B वाले के लिए आपके चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये क्या कहता है आपका पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज दैट all the 4 quantum numbers for any 2 different electrons can be same, can't be same, cannot be same. Okay, why? क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल में हो सकता है, यानी शेल तो सेम हो सकती है। ये भी सेकंड शेल में आ गया, ये भी सेकंड शेल में आ गया, नो प्रॉब्लम। ये भी पी ऑर्बिटल में आ गया, ये भी पी ऑर्बिटल में आ गया, नो प्रॉब्लम। पी ऑर्बिटल के, पी सब शेल के इसके एक ही ऑर्बिटल में आ गया, ये भी उसी ऑर्बिटल में आ गया, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ आई? जब स्पिन सेम हो गया, यानी 3 हो सकता है सेम हो जाए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक कैन बी सेम, लेकिन चौथी कभी भी सेम नहीं होगी। वो क्या नहीं होगी? कभी भी स्पिन सेम नहीं होगा। यानी एक ऑर्बिटल में कभी भी सेम स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। यही था पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी all the 4 quantum numbers cannot be same for 2 different electrons. Okay, क्लियर हो गया? पढ़ लिया हमने पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब डी ब्रॉगली सर की बात कर लें। डी ब्रॉगली सर ने क्या कहा था? इन्होंने डुअल नेचर दिया था, यानी
पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। तो जब कभी भी आपके डुअल नेचर की बात की जाए कि हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर, तो डुअल नेचर के लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? डी ब्रॉगली सर को। वन लाइनर है एज इट इज़, मेरे साथ याद कर लो कि डुअल नेचर किसने दिया है भाई? डी ब्रॉगली सर ने। तो वन लाइनर एज इट इज़ पूछा जाता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द थ्योरी ऑफ डुअल नेचर, किसने दिया? डी ब्रॉगली सर ने। इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है या फिर एटम के बिहेवियर है उसको कभी भी सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर भी नहीं होता, यानी अकेला वेव नेचर नहीं होता, पार्टिकल नेचर भी होता है, और यानी डुअल नेचर, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, एटम का मूवमेंट डुअल नेचर शो करता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है आपका? डी ब्रॉगली सर ने। ओके, यहाँ तक बात हो गई। अब हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे आ जाओ। हाइजेनबर्ग सर ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। भाई अगर आप एक जगह, आपको पता है कि आप कभी एक जगह बैठोगे नहीं, तो और आपकी मम्मी से आप पूछा जाए कि वेयर इज़ ही और वेयर इज़ शी, यानी इफ़ योर मदर नोज दैट योर पोजिशन इज़ नॉट फिक्स एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आपकी पोजीशन फिक्स नहीं है, एंड यू आर मूविंग कंटिन्यूसली, और आप कंटिन्यूसली मूव कर रहे हो, तो वेन एवर योर मदर इज़ आस्क्ड फॉर योर पोजीशन, जब कभी भी आपकी मम्मी से आपकी पोजीशन पूछी जाएगी, तो शी विल बी अनएबल टू टेल द एग्जैक्ट पोजीशन, वो आपकी कभी भी एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगी। She might be having any uncertainty related with your position, उनको हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी आपकी पोजीशन को लेके, वो कभी भी आपकी पोजीशन को एक प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं कर पाएंगी। सेम न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के चारों ओर शेल्स थे, शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर वो चारों तरफ हमेशा रिवॉल्व कर रहे हैं, एक जगह पे नहीं रुके हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को कभी भी एक सही तरीके से नहीं बताया जा सकता। यानी हाइजेनबर्ग सर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डेल्टा एक्स हम मान ले, और इसके मोमेंटम को कभी भी एक साथ सही डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर एक चीज़ को फिक्स कर दें, अगर हम पोजीशन को फिक्स कर दें, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, और मोमेंटम को फिक्स कर दें तो आपकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और इसको कुछ इस तरह से h/4π से डिनोट किया गया था, यानी डेल्टा एक्स यानी दैट इज़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी इज़ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को कुछ ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर होता था? दोनों का प्रोडक्ट h/4π, जहाँ पर h क्या था? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात कर ली। अब देखो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? P = mv, और यहाँ पे हम अनसर्टेनिटी यानी चेंज की बात कर रहे हैं, डेल्टा P की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा P को क्या लिख सकते हैं? m × डेल्टा v। v क्या था? वेलोसिटी थी। कैसे भैया? अगर चेंज हो रहा है तो क्या कभी किसी चीज़ का मास चेंज होगा? ऐसा तो आपके साथ होता नहीं ना कि यू आर हैविंग मास ऑफ 5 kg एंड आफ्टर सम टाइम यू आर हैविंग मास ऑफ 2 kg। क्या भी कैसा हो सकता है कि पहले तो आपका मास 5 किलो है, 5 kg है, फिर थोड़ी देर बाद मास आपका कितना हो गया? 2 kg। ऐसा नहीं हो सकता ना, यानी मास तो जितना है वो फिक्स ही रहेगा। चेंज क्या हो सकता है? वेलोसिटी। maybe you are moving with the velocity of 5 meter per second, at another hour you will be moving with the velocity of 10 meter per second. So velocity can be changed but mass cannot be changed. In the same way, if we are denoting change in momentum, if we are saying if we are talking about uncertainty in momentum, this mass is always fixed, it is constant, it cannot be changed for any particular particle. What can be changed? Its velocity can be changed. तो डेल्टा पी को हम कैसे m इंटू डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर लें, तो यहाँ पे हम इसको डेल्टा एक्स को m डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π कह दिया, इक्वेशन मिल गई। क्या आ गया? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, जितने टॉपिक डिसाइड किए थे, जितने टॉपिक का प्रॉमिस किया था, आई हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक। जितने टॉपिक्स आपसे प्रॉमिस किए थे सारे डिसाइड हो गए, वन लाइनर्स कवर हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बता दिया। MNS वालों, नीट वालों जाग जाओ, एग्ज़ाम
डेट आ गई। एनडीए वालों हॉल टिकट आ गई है भैया, सोना नहीं है, अब जाग जाना है, ठीक है। कट ऑफ नहीं लाना, मेरिट में आना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब कभी होगा हम हाइड्रोजन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के केमिकल, हाइड्रोजन के कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन के केमिकल प्रॉपर्टी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। यहाँ तक जिसको भी कोई डाउट है यू कैन शेयर योर डाउट्स इन योर कमेंट सेक्शन, अपने अपने कमेंट सेक्शन में डाउट्स बता दो, ठीक है। एमएनएस एस्पिरेंट्स, एनडीए एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स, तीनों ही बच्चे हमारे जो एमएनएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें भाई यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत स्वागत है। एंड इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई विल प्रोवाइड यू माई नंबर इन द कॉमेंट सेक्शन, पिन कर दूंगी वहाँ पे, पहला कॉमेंट पिन कर दिया जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल रहेगा, कमेंट करके भी नंबर आपको बता दूंगी, पिन कर दिया जाएगा, दोनों जगह नंबर अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप यू आर मोस्ट वेलकम, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री। जाग जाओ भाई लोगों, एग्ज़ाम डेट आ गई है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट, अगर आपको भाई थोड़े से भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द bell icon. Thank you so much.